गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। तो लॉ की हमारी क्लास स्टार्ट होगी। कुछ क्लासेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, लगभग 2-3 क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ऑफर तक हो गई थी, तो कोई बात नहीं। तो एक बार ना मैं स्टार्ट करूँगा, एक बार याद दिलाने के लिए आपका सिलेबस दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से कम करिए। अरे भाई, कम 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 कम। यस, एक बार मैं याद दिलाऊंगा सिलेबस को, ठीक है? और सिलेबस को याद दिलाकर शुरुआत ऑफर से ही करूंगा। तो करते हैं स्टार्ट, ध्यान से सुनेंगे। तो बेटे, जैसे कि आजकल वैसे ही जमाना डिजिटल हो चुका है, तो आप लोगों को एडमिशन लेने से पहले पता होता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास होते हैं। तो टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट है फाउंडेशन के अंदर? 4 सब्जेक्ट है। और 4 सब्जेक्ट में से जो 3 सब्जेक्ट है, उन तीनों के 3 सब्जेक्ट से आप पहले कई बार रूबरू हो चुके हो या नहीं? अकाउंट्स तो 11th क्लास में आती है, अकाउंट्स बड़ी होगी। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स है ना जी। और एक चीज है आपकी क्या, जो कि आपको पहली बार यहाँ पर फाउंडेशन में देखने को मिल रही है। तो जो आपका लॉ का सिलेबस है ना, इस लॉ के सिलेबस को आपके आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 जो कि कहता है बिजनेस लॉ के बारे में, और पार्ट नंबर 2 जो कि कहता है बीसीआर के बारे में, कम्युनिकेशन टाइप, जिसमें आप इंग्लिश की बात करते हो, पैसेज लिखना, कैसे लेटर्स को आप लिखते हो, कैसे आप अपना रिज्यूम बनाते हो, कैसे आप किसी ऑफिस में कोई सर्कुलर जारी करते हो, कोई भी काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो इस दूसरे पार्ट में होता है। आपके एग्जाम में सेकंड वाला पार्ट जो है वो कितने मार्क्स का है? 40 नंबर का। और फर्स्ट वाला पार्ट आपका 60 मार्क्स का। देखो, दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग इन द सेंस, ये जो लॉ का सिलेबस है ना, ये इतना प्यारा तरीके से आपके इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ते वक्त एंजॉय करते हो। हर एक चैप्टर को पढ़ते वक्त एंजॉय करते हो। कहने को थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कोई एक सिंगल क्लास ऐसी नहीं जाएगी जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर आने वाला। और कुछ बच्चे मेरी क्लासेस यहाँ पर पहले भी ले चुके हैं। तो लॉ, जो बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चैप्टर नंबर 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चैप्टर नंबर 4 एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और 5 कंपनीज एक्ट। ये 5 के 5 बेटे आपके कितने नंबर कवर कर रहे हैं? मैं इन 5 में से 4 को एक तरफ कर रहा हूं और एक को एक तरफ कर रहा हूं। पहला वाला जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। तो बेटे मेरे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये पार्ट अकेला आपके एग्जाम में कम से कम 20 से 22 नंबर का मार्क्स है। 20 नंबर तो आप समझ लो कि आपके पेपर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना ही आना है। और बाकी के जो 40 मार्क्स है वो 4 अलग अलग जो चैप्टर्स हैं आपके, वहां से आते हैं। तो ये अकेला चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर। और यकीन मानो, अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया तो आगे आने वाले दोनों चैप्टर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, दोनों ही आपको ऐसे बच्चों का खेल लगने वाले हैं। तो मैंने शुरुआत वैसे की है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, 1-2 क्लासेस हमारी हुई है, बट मैं बिल्कुल फ्रेशली तरीके से आपको स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है जी? तो मेरे बेटे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। 1-2 बच्चे जिन्होंने क्लास ली हुई है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? अब हमारी मान लो कि फ्रेश आज से ही स्टार्ट हो रहा है।
तो बेटे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये राइज होता है कि जी ठीक है, अब फाउंडेशन के अंदर आ चुके हैं, फाउंडेशन के अंदर आने के बाद सबसे पहले देखा कि अकाउंट्स का सिलेबस भी है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी है, मैथ्स का सिलेबस भी है, और कहीं ना कहीं पता है उसके बारे में, कहीं ना कहीं खुश भी हुए उस सब्जेक्ट को देखकर और कभी कभी दुखी भी रहे हैं। लेकिन ये जो लॉ का सिलेबस है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार आया है नहीं? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में कि गुरुजी लॉ का मतलब क्या होता है, आता है या नहीं आता क्वेश्चन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? तो पता है आपको, बचपन से आज तक आपने अक्सर कहीं ना कहीं ये वाला जो शब्द है ये जरूर सुना होगा कि लॉ का मतलब क्या होता है। तो बेटे आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? बताएगा कोई अपनी इच्छा से? हाँ जी सर। मेरी क्लास ली हुई है भाई तुम्हें, है ना? हाँ बेटे, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो कि बनाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करेंगे भाई? सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ कहते हैं। बात को समझ में आ रही है? अगर रूल्स नहीं होते ना तो हमारी सोसाइटी जिस प्रकार से आज की डेट में चल रही है उस प्रकार से चल ही नहीं पाती। हर एक चीज का रूल है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो उसका भी रूल है भाई, रेड लाइट पे आपको क्या करना है? गाड़ी को रोकना है, ग्रीन होते ही चले जाना है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर घूमते हो तो उसका भी रूल है, किसी से बात करते हो ना तो उसका भी रूल है। ये नहीं कि गालियां चालू है। तो हर एक चीज का क्या बना रखा है? रूल्स, ताकि सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, चल सके। समझ में आ रही है बात? दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में, व्हाई वी शुड रीड लॉ? व्हाई वी शुड, भाई हम लोग लॉ को पढ़ते क्यों है? क्या कारण है भाई? आप लोग तो पास होने के लिए पढ़ रहे हो, यही कारण है या और कोई कारण है? लेकिन जनरल में हम लोग लॉ को क्यों पढ़ते हैं? व्हाई वी शुड रीड लॉ? एक ही आंसर, बिल्कुल सिंगल आंसर, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर द लॉ। स्कूटी चला रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस कर दी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले को ये कह रहे हैं कि अंकल जी आई एम सॉरी, हमें पता ही नहीं था कि रेड लाइट क्रॉस करने पे चालान हो। अंकल जी भी कान पे ऐसे पकड़ेगा, साले प्रियंका के पीछे भाग रहा, अगली स्कूटी पे वही थी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सॉरी भैया, नाम पूछते हैं क्लास में आते ही। समझना ध्यान से, अभी आपने स्कूटी क्रॉस, रेड लाइट क्रॉस करी, पुलिस वाले से आप ये कह रहे हो कि अंकल हमें पता ही नहीं था कि रेड लाइट क्रॉस करने पे क्या होता है, चालान होता है या फाइन होता है। छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, फाइन आपसे वो बंदा लेगा। क्यों? वो एक बात बोलेगा, भाई भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, तो कोई भी काम अगर आप करने वाले हो या कर रहे हो या करोगे, उसके लिए आपको उस कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे ही हम 18 साल प्लस हो जाते हैं तो कोई बंदा जब सड़क पे शराब पी रहा होता है और हम वहां से गुजर रहे होते हैं तो हम उसको देखते हैं, और हमारे साथ अगर कोई दोस्तों का ग्रुप होता है, और सभ्य दोस्तों का, वो वाले दोस्तों का नहीं, अच्छे दोस्तों का जब ग्रुप होता है तो आपस में डिस्कस कर रहे हो तो देख सड़क पे पी रहा है, देख कितना गंदा काम कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चला गंदा काम है? ये ऑटोमेटिकली इनहेरेंट हमारे अंदर बचपन से ही पता लगता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। हम लोग लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लॉ को इग्नोर कर ही नहीं सकते। करके देखो, चाहे एग्जाम में करके देखो, इसमें भी फेल हो जाओगे, लाइफ में करके देखो, उसमें भी फेल हो जाओगे। बात को समझ में आ रही है? किसी का मर्डर कर दिया, डेड बॉडी सामने पड़ी है, पुलिस आ गई, कहते चलो थाने। हम कहेंगे क्यों चले थाने? तो कह रहा जी तुमने मर्डर कर दिया। अच्छा, मर्डर करने पे सजा होती है? ऐसे बात करेंगे? सॉरी अंकल जी, आगे से मर्डर नहीं करेंगे। चाय पियोगे? हालांकि खून से लथपथ है, चाय पिला रहा है वहां पर, है? कुछ समझ में आ रहा है? इट मीन्स वॉट? इट मीन्स यू कैन नॉट इग्नोर द लॉ। बात को समझ में आ रही है? तो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब रूल्स और रेगुलेशन विच आर मेड, बनाए गए हैं टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने के लिए? सोसाइटी के बिहेवियर को।
और लॉ हम लोग पढ़ते क्यों है? क्योंकि आप लॉ को इग्नोर ही नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ते। सिंपल पूछा गया था प्रश्न, भाई हम क्यों पढ़े लॉ को? उन्होंने कर दिया, यू कैन नॉट इग्नोर लॉ बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बात कुछ समझ में आ रही है? तो क्या हो गया यार? बंद हो गया क्या? उधर से मैडम को ले लो। यस, सॉरी। तो ओके, तो अभी तक हमने क्या करा? लॉ का मतलब समझ में आ गया, और क्यों हम लॉ पढ़ते हैं अपने को ये भी पता लग गया। अब यहां पर क्या होता है, एक और पॉइंट बता रहा हूं बस, फिर उसके बाद सिलेबस की शुरुआत कर देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि भाई लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, मतलब लॉ जो है वो बनता कैसे? क्या आप में से कोई यहाँ पर बैठा हुआ खुद कानून बना सकता है? सड़क पर जा रहे हो और किसी को कुछ भी बोल दिया, उसने बोला क्यों बोला? जो मेरे कानून है, मेरा कानून है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते आप। लॉ जो है वो जो बनता है उसका एक प्रोसेस होता है ऑलवेज। देखो बेटे, बहुत अच्छे से सुनना। पहली बात, जो लॉ जितने भी आज की डेट में बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे लॉ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन बने। जैसे कार, मोटर कार या बस, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले नहीं चलती थी। चलती थी क्या? उस टाइम बैलगाड़ी चलती थी, है ना? ना तो कार चलती थी ना बस चलती थी, तो ट्रैफिक जाम का कोई कोई समस्या ही नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की सोच जो है वो मेच्योर होने लगी, लोगों को हर एक चीज में जल्दीबाजी होने लगी, तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी चीज है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही आसानी तरीके से पहुंच सके। तो उन्होंने मोटर कार टेक्नोलॉजी लेकर आए, भाई गाड़ी में बैठो और निकलो। अच्छा, गरीब बंदों की बस की बात नहीं थी मोटर कार को खरीदना। आजकल तो बहुत आसान है, बट उस टाइम पे नहीं था। तो कम गाड़ियां मार्केट में चलती थी, रोड पर चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी, पता है ये संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि पड़ोसी ने गाड़ी ले ली। हमारे घर में कोई भी चीज कब आती है? जब पड़ोसी के घर में आए, उसके घर में ये आ गया तो अब हमें भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ कार्स बढ़ने लगी, नंबर ऑफ कार बढ़ने लगी, तो अब जरूरत पड़ी सड़कों की। यस और नो? अब जरूरत पड़ी कार चलने के नियम की। नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ने लगे, सड़क पर कोई भी कहीं पर गाड़ी लेकर चला जाता था। तो फिर भारत की सरकार को लगा कि भैया अब तो इसके ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा कि भाई सड़क पर गाड़ियां कैसे चलेंगी। तो उसके लिए भी एक कानून आया हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट
1988 में। हर एक चीज भारत के अंदर जो भी होने वाली है या हो रही है उसके लिए कानून यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो उस कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई तो प्रोसेस होगा कानून को बनाने का। कैसे बनाए भाई? गली पे पार्क में बैठ जाए, 10 लोगों को इकट्ठा करें, कानून पे चर्चा करने लग जाए, ऐसा करें? बेटा, जब भी किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो पहले उसको किसी एक जगह पर लिखा जाता है और उस पेपर को बोलते हैं क्या? क्या जरूरत है मार्केट में डिमांड की, वो सारी की सारी चीजें एक जगह पर लिखी जाएंगी और इसको क्या बोलेंगे हम? बिल। यहां तक कोई दिक्कत? भाई लिख दिया। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट की ही बात करूं तो जरूरत थी 20-50 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने अपनी राय रखी कि एक काम करते हैं, रेड लाइट नाम की एक चीज बनाते हैं जिस पर गाड़ियां रुकेंगी। एक काम करते हैं, ग्रीन लाइट नाम की चीज बनाते हैं जिस पर गाड़ियां चलेंगी, जिस लाइट के होते ही गाड़ी चलेगी। एक काम करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं जहां से पैदल यात्री अपना सड़क क्रॉस करेंगे। मतलब ऐसे ही उन 40-50 लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की टीम ने सारी की सारे बातों को एक पेपर में लिखा। एक पेपर मतलब एक सिंगल A4 साइज का पेपर नहीं, किसी भी जगह पर, चाहे एक डायरी में लिखा हो, कंप्यूटर पे लिखा हो, पेन ड्राइव में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, और उसको बेटे क्या बोलते हैं? बिल। अभी ये चीज कानून नहीं बनी। अब इस बिल को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कहां पर? पार्लियामेंट में। बेटे एक बात बताओ, क्या इस बिल की मंजूरी भारत सरकार के, सॉरी इंडिया में पॉपुलेशन अभी कितनी है? 142 करोड़। क्या 142 करोड़ लोगों से आके पूछें, तो बेटे आपका नाम क्या है? रिया। बेटे आपसे आगे पूछें सरकारी ऑफिशियल कि मैडम क्या हम गाड़ियों पर कानून बना दें, घर घर जाकर। चलो आपसे पूछ लिया, आपको अच्छा लगा कि भाई हमारे घर में कोई आया, फिर आपकी मम्मी के ऊपर पूछने गए कि आंटी जी कानून बना दे। मम्मी रोटी में बेलन मारा खाएगा, क्या भाग रहा है ऐसे, लेट हो रहे एक तो ऊपर से कानून बनवाने आ गया। फिर ऊपर वाले फ्लोर पे गए, फिर नीचे वाले पे, बगल अगल अगल 142 करोड़ लोगों से पूछा और उसके बाद जाकर कानून बनाया। तुम्हें लगता है 142 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे? कानून तो बनने की बात है। तो बेटे हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं कहां पर? कौन है वो? मेंबर ऑफ। किसने भेजा है? हमने ही तो भेजा है। क्यों भेजा है? अब हमारे फैसले वो ले सके, तो इसीलिए ये बिल कहां पर जाएगा? पार्लियामेंट में। अब ये बिल पहुंचा कहां? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कितनी सभा होती है? एक होती है अपनी राज्यसभा और एक होती है मेरे बेटे लोकसभा। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल से जाते हैं। अभी देखो 2024 में दोबारा से मोदी साहब आने वाले हैं और वहां पर सेंट्रल में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेंगे वो कहां जाएंगे? और राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और वो स्टेट से इलेक्ट होकर जाते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो यहाँ एमएलए कितने हैं टोटल? 70 सीटें हैं जिसमें 62 आई थिंक केजरीवाल के पास है। तो उतने में से कोई एक परसेंटेज है, शायद 2 या 3 उठकर कहाँ जाएंगे? ऐसे हर एक स्टेट से अपने अपने मेंबर्स जाते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के बंदे उस बिल को क्या देंगे बेटे? मंजूरी देंगे। अंग्रेजी में कहते हैं एसेंट दे दी भाई, एसेंट। अब क्या करें? क्या ये लॉ बन गया? अभी भी लॉ नहीं बना। अब जाएगा ये भारत के महामहिम के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू आज की डेट में। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगी? उन पर अपनी सहमति देंगी, मतलब एसेंट देंगी। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी तब ये चीज क्या बन जाएगी? बिल्कुल गलत। प्रेसिडेंट जैसे ही यहां पर अपनी क्या दे देती है? सहमति। तो सहमति देने के बाद आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये चीज कानून बनी है? तो जो कुछ बच्चे पहले बैठे थे उनको पता है, नए बच्चों को बता रहा हूं। बेटे सुनो ध्यान से। जैसे कि आज की डेट में, अच्छा कल कोई हादसा हुआ है, कोई ट्रेन, कहां पर? उड़ीसा में। हाँ मैंने एक हाईलाइट देखी थी आज सुबह। तो उड़ीसा में कल एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और काफी लोगों की डेथ हो गई। 3 ट्रेन का।
मेरे को न्यूज नहीं पता, अभी देखूंगा जाकर। तो 3 ट्रेन एक साथ ही आमने सामने, मालगाड़ी, अच्छा। तो आपको ये बात कैसे पता चली? में न्यूज पेपर में आया या एबीपी न्यूज में रूबी का लियाकत ने बताया? वही बता दी, हुंकार, है ना जी। सीधी बात, सच्ची बात, क्योंकि सारी बातें बड़ी तगड़ी होती है ना। तो रूबी का लियाकत ने आप लोगों को बताया तब पता लगा, या वही पटरी पे खड़े हुए थे देख रहे, अच्छा आने वाला एक्सीडेंट होगा, है ऐसे खड़े थे? नहीं ना भाई। तो वहां पर आपको कैसे पता चला? न्यूज में। अब ऐसे ही कोई चीज कानून बनी है, आपको पता है कैसे पता चलेगी? वो चीज आती है ऑफिशियल गैजेट में। इसको कहते हैं मेरे बेटे भारत का राजपत्र। क्या कहते हैं? द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। डन मेरे भाई। अब वो चीज क्या बन जाएगी? तो जितने भी कानून होंगे उन सबके अंत में लिखा होगा क्या? जैसे ये एक्ट, मतलब वो कानून ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को पास करके यहाँ पर पहुंचा हुआ है। समझ गए? तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है क्या बेटे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब बना ये? अरे सर, हम तो गुलाम थे या नहीं? तो गुलाम थे तो क्या हो गया? उस समय की इंडियन पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश के अंडर में आती थी, उस जगह पर 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट जो है वो बनाया गया। तो समझ में आ रहा है एक्ट का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो ना, आप सबके सब रूबरू हो इस शब्द से, शब्द नहीं, शब्द से, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई जनरल लाइफ में कोई बताएगा? कोई ऐसा बंदा आप बताएं। और बेटे डरने का नहीं, बिल्कुल खुल के बोलना, और ज्यादा मत बोलो, मैं गाली दे रहा हूँ मेरे को। ठीक है, बोलो भाई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेना। तो आपका मत ये है, ठीक है? आप बताओ बेटे, नाम बताओ अपना। कवि, हाँ बताओ। ठीक है, ये आपने ऑफिशियल बात बता दी किताब वाली, ये भी ठीक है। यस मेरे भाई, ठीक है। पता है आप लोगों को, आप लोग एक दिन में, आज की क्लास से पहले की बात बता रहा हूं, जब तक आपको ये लॉ की क्लास के बारे में कुछ पता नहीं था, आप लोग एक दिन में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपके साथ धोखा होता है ना, तब पता लगता है। मैं तो इसके खिलाफ केस करूंगा। तो तुम्हें ये अधिकार दिया किसने? जैसे मान लो तुम 1 लाख रुपए का, कम होते हैं 1 लाख रुपए, अभी तुम्हें 1 लाख रुपए दे दे तो क्या क्या कर लोगे? कहाँ जाएगा रुपए वाले? दिल की भड़ास बता, है? अरे सुनना, 1 लाख रुपए अगर मैं लैपटॉप खरीद के आया तो लैपटॉप खराब निकला, अब मैं कंपनी से बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ कि सर ये लैपटॉप वापस करो, दूसरा दो। कंपनी कह रही है कि नहीं, लिखा हुआ माल वापस नहीं होगा। देख माल लिखा हुआ है, कोने पे लिख देते ना दुकान के। अब बंदे का दिमाग खराब है, ये सही है साला, लैपटॉप वापस ही नहीं दे रहा। अब वो बंदा क्या करेगा? तो उसके दिमाग में उस टाइम आएगी कि यार अब केस करते हैं इसके ऊपर। तो ये केस करने का अधिकार दिया किसने? तो आप सुनना ध्यान से बेटे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब बना था, तो वो यही सोच के बना था कि जब दो, कवि ने बताया, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप बनाते हैं। कौन सी बिजनेस रिलेशन? सोशल की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर कोई भी एक पर्सन, जैसे पाजी, पाजी आपका बर्थडे कब आता है? 16 नवंबर। तो पाजी पार्टी वार्टी होती है, फुल अय्याशी है, फुल हरे टीचर स्पेशल है। अभी सुनना, पाजी का बर्थडे, अच्छा क्लास में ना एग्जाम्पल मैं आप लोगों पे ही लूंगा, हंसी मजाक भी हो जाएगा, तो कोई बंदा पर्सनली मत लेना इस चीज को। तो पाजी का बर्थडे, और पाजी ने अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करा हम सबको, जितने भी यहाँ बैठे हुए। तो पाजी आप हमें इनवाइट करोगे तो किस तरीके से करोगे इनवाइट? पहले आप इनविटेशन कार्ड छपवाओगे, या वैसे ही बोल दोगे चलो जी कि सर और बाकी के दोस्तों
16 नवंबर को मेरा जन्मदिन है और मैं आप लोगों को अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करता हूँ। ऐसे ही बोलोगे ना, या कोई और तरीका है? या मेरी गिरेबान पकड़ के ओए जन्मदिन है आ जा, ऐसे तो नहीं भाई, मोहब्बत से प्यार से। तो मुझे क्या दोगे आप अंग्रेजी में? अब हम लोग क्या करेंगे? मना किया है कभी पार्टी के लिए? कभी भी नहीं। तो हम आपको देंगे क्या? एक्सेप्टेंस। अब पाजी ने क्या करा भाई साहब, ली मेरिडियन होटल कनॉट प्लेस में कितने लोग हैं हम यहाँ पर, चलो टोटल 50 के आसपास प्लेट्स बुक करी पाजी ने, और एक प्लेट जो है ली मेरिडियन में 9,000 रुपए की है, 9,000 के आसपास की प्लेट। तो पाजी ने पेमेंट वेमेंट भी कर दी। अब पाजी इंतजार कर रहे हैं। पाजी देख रहा है कि कोई बंदा आया नहीं यार। पाजी बैठा है वेट कर रहा है, अब आया क्यों नहीं? मैं उस टाइम पे क्लास ले रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, तो तुम्हें जाने दिया ना खुद गए। इंतजार कर रहा है यार, आया नहीं बंदा। अब पाजी के वो पैसे हो गए खराब पार्टी के। तो पाजी अगले दिन कहाँ जाओगे? पटियाला हाउस कोर्ट। बोलो, लॉजिकल वे में बात करो, बताओ अगले दिन कोर्ट जाओगे मेरे खिलाफ एक्शन लेने, या बच्चों के खिलाफ जो नहीं आए थे? जाना चाहिए या नहीं? है ना, लॉजिकल नहीं जाना चाहिए? भाई हम किसी को पार्टी में बुला रहे हैं, वो बंदा नहीं आया, तो क्या अगले दिन नोटिस भेज दोगे? अब इस हिसाब से तो मेरे पास और सुमित सर के पास एक दिन में लगभग 50-50 नोटिस आने चाहिए। इतने स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा दिए। कभी किसी का बर्थडे होता है, कभी किसी के घर में शादी होती है, कभी कहीं 13वीं होती है, तो वो हाँ भाई वो भी एक फंक्शन है, वो बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऑफर करते हैं प्यार से, बिल्कुल मोहब्बत से ऑफर करते हैं कि सर मेरे घर में मौत हो गई है और हमने 13वीं का फंक्शन लगा हुआ है, तो आप आना। ठीक है, हम क्या मना करते? नहीं जी हम मौत पे नहीं जाते, हम तो खुशी में ही आएंगे। हम ऐसे तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? यस हम आएंगे। तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हम लोगों ने दे दी। पता है बेटे, ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। अब क्या हुआ जी, वहां 13वीं का फंक्शन चल रहा है, खाना पीना सब बना लिया और हम लोग वहां पहुंचे नहीं। बंदे को आया गुस्सा, वो गया कोर्ट और अगेंस्ट में चला गया, लीगल एक्शन लेंगे जी इसके खिलाफ। ले सकता है क्या बेटे? ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल हेल्प ले सको। कौन सी हेल्प? लीगल हेल्प को कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल हेल्प ले सको, वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक लैपटॉप खरीदने जाता हूं। अब सुनना, नेहरू प्लेस में गया, एशिया की सुना है सबसे बड़ी मार्केट है, और सुना क्या, देखा भी, हमारे तो बचपन ही गुजरा दिल्ली में। तो दुकान पे गया लैपटॉप लेने के लिए, तो मैंने उसको ऑफर दिया होगा या खड़ा हो गया हूँ ऐसे, और मान ले वो लड़की को सामने कितना मारेगी? गलत है ना भाई ये? तो मैं प्रॉपर तरीके से मैं बोलूंगा, ऑफर दूंगा कि मेरे को लैपटॉप खरीदना है, क्या आप लैपटॉप बेचोगे? तो वो सामने वाला क्या बोलेगा? दुकान खोल के बैठा हुआ गेट पर, नहीं हम नहीं बेचेंगे, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसे बोलेगा। एक्सेप्टेंस देगा। तो ऑफर हो गया और क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। हम दोनों के बीच में क्या बन गया? 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, पूरी कैश पेमेंट करी, 2-2 हजार के नोटों में, थोड़े ज्यादा रखे हुए घर पे, और उसने मेरे को बिल दिया। मैं अपने घर पे आया, लैपटॉप ऑन किया, 1-2 दिन वर्क किया लैपटॉप पे, और उसके बाद वो लैपटॉप अच्छी तरीके से काम नहीं करा। कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी काम ही नहीं कर रहा वो। तो पहले सबसे क्या करते? सीधा केस कर देते हैं आगे। नहीं जी लैपटॉप काम नहीं कर रहा, आप केस करेंगे। अरे पहले आगे कंपनी को बताते हैं कि भाई ये दिक्कत हो रही है। अब मान लो कि कंपनी हमारी बात को सुन नहीं रही, हम परेशान हो चुके हैं, कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही। अब बताओ क्या कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। क्यों? 1 लाख रुपए का लैपटॉप हमने लिया है। ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप क्या ले सको? बेटे हमारा जो लैपटॉप का एग्रीमेंट हुआ था ना, वो कौन सा हुआ था? बिजनेस एग्रीमेंट। और पाजी ने जो हमें ऑफर दिया था, वो था बेटे सोशल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? किसी पे लॉ की किताब है अभी? आओ दिखाना। किताब के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? अबे दीपक पाठक तो है, मतलब किताब का नाम क्या लिखा है? बिजनेस लॉ।
ये लिखा हुआ है। तो बिजनेस लॉ मतलब हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वहां पर कौन से सारे एग्रीमेंट होंगे? बिजनेस एग्रीमेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट यहाँ पर होंगे हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस लॉ उन बिजनेस एग्रीमेंट की ही बात कर रहे होंगे, वहां पर कोई भी बात हम सोशल एग्रीमेंट की नहीं कर रहे होंगे। कुछ आया समझ में बेटे? आया नहीं आया सबको? तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6। कितने? 6। आप बिलीव करो 6 के 6 यूनिट अपने आप में जो है वो बड़े दमदार है। यूनिट नंबर 1 2 3 पे जरूरत से ज्यादा फोकस करना, 4 5 6 थोड़ा सा वैसे मैं ढीला होने नहीं दूंगा, लेकिन 1 2 3 जो स्टार्टिंग का होगा 6 यूनिट में, यूनिट नंबर 1 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। और बेटे मेरे यूनिट नंबर 1 2 3 में हमें ये पढ़ना है हाउ टू मेक ए वैलिड, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे बनाएंगे। यूनिट 1 में 2 में 3 में हमें ये पढ़ना है। अभी हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का तरीका खोज रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 5 और 6 यहां पर आएगा हाउ टू डिस्चार्ज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको अब हम क्या करने वाले हैं? अब जैसे आप लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हो तो आपने भी ऑफर दिया होगा, ऑफर दिया था ना, या मैडम बाहर से ले आई थी? आपने बोला होगा कि हमें क्लास लेनी है, पढ़ना है, ऑफर दिया, हमने क्या बोला होगा? मना करेंगे हम? एक्सेप्टेंस दी होगी। तो हमारे बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। अच्छा ये बिजनेस एग्रीमेंट है सोशल? बिजनेस है ना बेटे, आपने फी दी है हमें और आपके करियर का सवाल है, तो मजाक थोड़ी हो रहा है। और वैसे भी आप एशिया का नंबर 1 कोर्स कर रहे हो, ये भी मजाक नहीं है। अब हम दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। अब आपने फी पे कर दी, फी पे करने के बाद अब हम दोनों पार्टी क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी क्लासेस हो रही है तो ये क्या हो रहा है? मैं भी परफॉर्म कर रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो। आई एम परफॉर्मिंग, यू आर परफॉर्मिंग, सर परफॉर्म करते हैं, मैथ्स के सर, इकोनॉमिक्स, सबकी अपनी परफॉर्मेंस है। और आपकी परफॉर्मेंस क्या? आप क्लास लोगे तो क्लास लेनी बाद में आ गया, नहीं जी समझ में तो नहीं आया। बेटा पार्क में बैठा था तो क्लास में थोड़ी था, क्लास में आया तभी तो आएगा समझ में, कुछ आ रहा है। और बैकअप भी मिलता है आपको पूरा हर एक चीज का, नोट्स आपके पास है, वीडियोस आपके पास मिलती रहती है, और क्या चाहिए? सब कुछ आपके पास है। तो ये हमारी तरफ से और आपकी तरफ से एक तरीके का क्या हो रहा है, जो हमने एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। एक समय आएगा जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। कब? जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। हमारी तरफ से हम आपको 100% से भी ज्यादा कोशिश करके फ्री करेंगे। फिर आपका काम है एग्जाम देना और पास होना। फिर दोबारा मिलेंगे इंटर में, वहां बैठे होंगे ना पूरी टीम बच्चों की, ऐसी आपकी भी बैठेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट पढ़ने हैं 6। 1 2 3 सबसे क्रूशियल यूनिट है, जितना फोकस करो उतना कम। अगर 10 बार भी कोई समझा रहा है ना तो समझने की कोशिश कर लेना, कुछ नया ही मिल जाएगा। अब सुनना, स्टार्ट कर रहा हूं क्या यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 और एक तरीके से इंट्रोडक्शन है जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, यूनिट नंबर 1 की शुरुआत हो रही है। अब यहां पर यूनिट नंबर 1 सबसे पहले एक बात कहता है कि सर क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटे? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज व्हाट? इज कॉल्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक बात देखी कि दो एलिमेंट हमारे सामने आ रहे हैं। एक एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। और एक एलिमेंट क्या है?
एग्रीमेंट जो बना है, वो एग्रीमेंट बना है सबसे पहले एक पार्टी क्या देती है और बाद में आपको उसकी क्या मिलती है? जो बंदा ऑफर देता है उसको कहते हैं बेटे ऑफरर, क्या कहते हैं? और जिसको ऑफर मिलता है उसको कहते हैं ऑफरी। आ रहा है कुछ समझ? ऑफरर और ऑफरी, ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल हेल्प ले सको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अब यहां पर ना एक बहुत ही अच्छी बात पढ़नी है। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है इन लोगों ने सेक्शन नंबर 2 ऐसे। अब सर ये सेक्शंस क्या है? सुना है पहले जिन्होंने कभी भी लॉ नहीं पढ़ी थी, क्या उन्होंने कभी सेक्शन के बारे में सुना है? आज से पहले जो नए बच्चे यहाँ पर सुना हुआ है? सेक्शन कौन सा? 11th ए, 12th ए? सुनना बेटे ध्यान से। अब लॉ में ये जो एक्ट है, देखो एक्ट कितना मोटी सी किताब है, और ये तो आपका सिलेबस है। अगर आप असली एक्ट को देखोगे उसको कहते हैं बेटे कानून की नजरों में बेयर एक्ट। बेटा बियर नहीं, बेयर एक्ट, BARE, बेयर एक्ट। वो असली कानून है, मतलब एज इट इज जो बिल पास हुआ है ना पार्लियामेंट से, जो ऑफिशियल गैजेट में गया, वो आता है बेयर एक्ट। पूरी किताब होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इतनी मोटी किताब, वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हजारों बातें मिल जाएगी। बताओ दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट उन हजार की हजार बातों पे होगा या उनमें से एक या दो बातों पे? भाई हमारी लड़ाई एक या दो ही चीज पे होगी या जिंदगी में सारी गलती हमने कर दी? कोई एक दो गलती करी होगी। तो अब उस किताब में जब हम कोर्ट में जाते हैं कि भाई इस पार्टी ने कुछ गलत कर दिया, जज साहब इस पार्टी ने मेरे पैसे नहीं दिए, जज साहब इसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, तो जज साहब कारण देखेंगे, कारण पूछेंगे, तो उस कारण का रेफरेंस कहां से लिया जाएगा? कानून की किताब से। अब कानून की किताब के हर पन्ने को वहां पर जज साहब ऐसे पलटेंगे, कहां लिखा है, 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 कहां ऐसे करेंगे। क्या करना होगा? डायरेक्टली पता लग जाएगा हमें। एक एग्जांपल देता हूं, चेन्नई से कोई बंदा दिल्ली आ रहा है, चेन्नई से जब वो चला तो उसके बड़े भाई ने बोला कि दिल्ली में मुकेश को जाकर ये पैसे दे दियो। उसने कहा ठीक है। अच्छा, बड़ा भाई भी बेवकूफ और छोटा वाला भी बेवकूफ। अच्छा, छोटे को या तो पूछ लेना चाहिए था कि भाई पैसे देने मुकेश को हैं तो मुकेश रहता कहाँ है, घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, कुछ तो दे। बड़े वाले ने भी नहीं दिया। दोनों सेक चिल्ली के छोटे भाई। अब ये आ गए दोनों के बंदा चेन्नई से ट्रेन पकड़ा और चेन्नई से ट्रेन पकड़ के दिल्ली स्टेशन उतरा, और दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद हर एक बंदे से पूछ रहा है भाई यहाँ मुकेश कहाँ मिलेगा, भाई यहाँ मुकेश कहाँ मिलेगा, भाई वहाँ मुकेश कहाँ मिलेगा, ऐसे पूछे। अच्छा, मुकेश स्टेशन पे क्रिमिनल था एक, उसको इस पे डाउट हो गया, अच्छा ये पुलिस वाला है, वही दिए दो चार तड़ाके खींच के, साले मुझे क्यों ढूंढ रहा है भाई तू? ऐसे ढूंढते हैं किसी को? अगर उसके भाई ने एड्रेस दिया होता कि दिल्ली में कालका जी बी ब्लॉक घर नंबर 276 276 फर्स्ट फ्लोर राइट साइड वाला फ्लैट, पहुंचना आसान होता है या नहीं? अब वो दिल्ली उतरता, रेलवे स्टेशन, वहां से मेट्रो पकड़ता, कालका जी है, कालका जी मेट्रो, हाँ कालका जी, वहां से वो शेयरिंग वाला ऑटो पकड़ता 10-10 रुपए में, जो चार चार बंदे बीच बीच के बैठते हैं जिसमें, उसमें बैठता, कालका जी बी ब्लॉक उतरता, उतरते किसी से पूछता 276 कहाँ है, तो बोलता वहां से राइट जाओ लेफ्ट जाओ, 276 पहुंचता, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता, राइट साइड वाले फ्लैट पे जाता, बेल बजाता, मुकेश भाई आता, उसको पैसे देता, काम खत्म। कितना आसान है। और पता ही नहीं है मुकेश कौन है, दिल्ली की 2-2.5 करोड़ जनसंख्या से पूछे मुकेश है क्या तू, मुकेश है क्या तू? पॉसिबल है? ऐसी कानून है। कानून में हर एक चीज को अपना एक सेक्शन दिया हुआ। जैसे 12th क्लास में थे, कौन से स्कूल में? कोई है? ठीक है, 12th ए था, बी था, सी था, डी? 12th ए रोल नंबर था तुम्हारा कोई? क्या? 44? तो तुम्हें उसी रोल नंबर से जानते होंगे सारे। जैसे स्कूल में सब एक ही वर्दी पहन के घूमते हैं,
तो किसी एक ने टीचर में चाटा मार दिया और भाग गया पीछे से। अब टीचर ने प्रिंसिपल को शिकायत करी, ये मेरे को चाटा मार के भाग गया एक बच्चा। प्रिंसिपल ने बोला वो कैसे दिखता है, क्या पहना था? तो सर व्हाइट शर्ट पहनी थी उसने, और पूरे स्कूल में सबने क्या पहनी है? ब्लू पैंट पहनी थी, काले जूते पहने थे, बच्चा सही लग रहा था। भाई बच्चे ही तो पढ़ते हैं यार। तो क्या पकड़ा जाएगा वो? 3 इडियट देखिए, उसमें जब वो पेपर दे देते हैं, कहते क्या तुम मुझे जानता हो? कहता नहीं। तो क्या तुमने हमें कहीं देखा है? नहीं। फिर वो आंसर शीट को करके भाग जाते हैं, है ना। अगर वो बच्चा जिसने मारा उसका रोल नंबर पता होता 44, 12th बी, तो टीचर प्रिंसिपल को बोल सकता था 12th बी 44 ने मुझे पीछे से कान पे एक लगाया। तो प्रिंसिपल पहले हंसता और हंसने के बाद बोलता चलो, पकड़ा गया ना वो बच्चा। पकड़ा कैसे गया? क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पर लॉ में हर एक चीज की क्या बनी पड़ी है, और उस आइडेंटिटी को सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज के नाम से जाना। तो बेटे मेरे कॉन्ट्रैक्ट को भी सेक्शन मिला हुआ है। सेक्शन को पढ़ते कैसे जरा पहले ये समझ लो, फिर आएंगे यहाँ पर। बेटे 4 चीजें होती है। एक होता है हमारा सेक्शन, एक सबसेक्शन, एक क्लॉज और एक। बेटे सेक्शन हमारा होगा डिजिट, ये ऑलवेज क्या होगा? विदाउट ब्रैकेट। सब सेक्शन मेरे बच्चे होगा डिजिट, ये ऑलवेज होगा विद इन। क्लॉज होगा बेटे और सब क्लॉज आ गया। सेक्शन क्या है? डिजिट। ऊपर क्या लिखा है? क्या ये ब्रैकेट में? तो इसको मैं क्या बोलूं? सेक्शन। आया मोहित? सेक्शन। बेटे ये ब्रैकेट में क्या है? स्मॉल अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? इसीलिए यहां पर आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज। क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड। अब कोई भी पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बता दोगे? आई सिंपल, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल हेल्प ले सको उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एग्रीमेंट बनता कैसे आपसे पूछ ले तो गुरुजी सुनो, आपको पहले ऑफर देना होता है, सामने वाला बंदा उस ऑफर की हमें क्या देता है, और ऑफर और प्लस करेंगे एक्सेप्टेंस तो बन जाता है एग्रीमेंट। ध्यान रखना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट हमेशा बिजनेस वाला करना है, सोशल वाला। कुछ आया समझ में? आपको नहीं लग रहा कि जब यहां पर एग्रीमेंट बन रहा है, यहां पर एक ने ऑफर दिया एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब पॉजिटिव रिप्लाई दिया या नेगेटिव दिया? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव देगा तो एग्रीमेंट बना ही नहीं। आपको नहीं लगता इन दोनों पार्टी के बीच में एक प्रॉमिस हो रहा है? नहीं लगता? भाई ए ने बोला, किसी ए ने बोला कि भाई क्या तू मेरी कार खरीदेगा 5 लाख में? बी ने बोला कि यस मैं तेरी कार खरीदूंगा 5 लाख में। ड्यू डेट बेटे आई 10 सितंबर की। तो आपको नहीं लगता दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया? अब 10 सितंबर को ए अपनी कार लेकर जाएगा और बी अपने पैसे लेकर आएगा। तो दोनों ही बंदों ने क्या किया? आपस में एक प्रॉमिस किया। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट शब्द है, उस एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दे रखी है यहां पर, उस डेफिनेशन को सुनना बेटे। डेफिनेशन को सुनना बेटे। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कुछ ऐसे, कैसे पढ़ू इसको?
बेटे क्या है मोहित ये सेक्शन बाजी लॉज की सब क्लियर है सबको। तो एग्रीमेंट ऐसे बोलोगे आप एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग। अब आया एक नया शब्द आपके यहां पर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इज कॉल्ड, सुनना ध्यान से, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर सेल ऑफ कार 5 लाख ये दिया। मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर ए को बोला एक्सेप्टेंस देकर कि यस आई विल बाय योर कार फॉर रुपीज हाउ मच 5 लाख। तो इन दोनों के बीच में एक क्या बन गया, तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था बेटे, सबसे पहले तो इस एग्रीमेंट में मिस्टर ए ने दिया मिस्टर बी को क्या, मिस्टर बी ने क्या दिया। आपको नहीं लगता ये दोनों चीजें प्रॉमिस बन गई, और एक प्रॉमिस है या एक से ज्यादा प्रॉमिस है, एक से ज्यादा है। ए ने क्या बोला मैं कार दूंगा, और बी ने क्या बोला, है या नहीं है। ऊपर क्या लिखा है एवरी प्रॉमिस और एवरी, ये एवरी प्रॉमिस शब्द भी आपको कंसीडरेशन में समझाऊंगा, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहां पर क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया सेट ऑफ प्रॉमिस। अब बेटे क्या दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा है कुछ, जैसे बी को क्या मिली, ए को क्या मिला, बी को कार ए को पैसे। तो बेटे जब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन। मतलब मेरे बच्चे ये यूनिट नंबर 2 है, पूरा यूनिट 2 इसी पे है। और कन्फर्म तुम्हारे एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आता है 100% श्योर, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ कंसीडरेशन से। इसका मतलब होता है समथिंग इन, कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो क्या बिना फी के पढ़ रहे हो, देखो बिना फी के आओगे हमें मेरे को भी मजा नहीं आएगा, मैं उस जोश में नहीं पढ़ाऊंगा आपको जो जोश चाहिए होता है। और हम दोनों के बीच में अगर कंसीडरेशन ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, जैसे अभी मैं मान लो 1 महीने की छुट्टी कर लूं, तो आप लोगों का अधिकार है मेरे को बोलना यस और नो। आप मुझे बोल सकते हो कि सर हम लोगों ने फी दी है आप ये छुट्टी नहीं करोगे। लेकिन मान लो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं नहीं आया 1 महीने से, अब बोलो क्या करोगे, कुछ आ रहा है समझ में। तो कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के। आ गई बात समझ। तो बेटे मेरा ये वाला पेज पढ़ो आप। दिख रहा है,
आ गया ये पेज? नहीं आया? देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज व्हाट। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो बना, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए देखो क्या चीज चाहिए बेटे, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को बनाने के लिए ऑफर, और तो जैसे ऑफर यहाँ दिया, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख, तो मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया, इसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। जो बंदा ऑफर देता है वो ऑफरर। एक्सेप्टेंस मतलब पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफर, यस आई विल बाय योर कार फॉर ₹, तो ये कौन है? मिस्टर वाई, ऑफरी। और एग्रीमेंट ऐसे बनाना जिस पर आप क्या ले सको, और लीगल हेल्प आप ले पाओगे, तो वही चीज क्या होगी? समझ में आ गई बात? तो देखो दोनों ही चीजों में, जैसे यहां से कार जा रही है और यहां से 5 लाख रुपए, तो ये चीज क्या काम कर रहे हैं? और कोई भी एग्रीमेंट में मैंने क्या बताया, 3 चीज, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, आगे समझ। फिर मेरे बेटे एग्रीमेंट का मतलब यहां पर दे रखा है, सेक्शन नंबर 2, क्या पढ़ू आगे? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। और प्रॉमिस का एक सिंपल मतलब होता है, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। मैंने किसी को ऑफर दिया और वो ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया तो वो चीज क्या बन जाती है? यहां तक ओके, कोई दिक्कत? अब बेटा अगली बात सुनना। अब अगली बात आपको कहते हैं, मतलब कि एक पोर्शन हमारा डेफिनेशन वाला खत्म हुआ, दूसरा पोर्शन कहता है बेटे एग्रीमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ। और मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आपको समझ में आए होंगे। एक तो होता है बेटे सोशल एग्रीमेंट, और एक कौन सा होता है? एक सोशल और एक बिजनेस। बेटे आप खुद सोचो, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जो पाजी वाला एग्जांपल था ना, कुछ उसी तरीके से। जैसे, अच्छा अभी मेरा ही बर्थडे आने वाला है, तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया अभी। वाह, कब है? 14th को। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मान लो ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑफर दिया कि भाई मेरा बर्थडे है 14 जून को, तो आप लोगों को सबको आना है। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तू बहुत पिटेगा। ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोगों को ऑफर दिया कि भाई पार्टी है 14 तारीख को शाम को, पुराना बैंकेट हॉल, कालका जी। ठीक है, ऑफर है। आप लोग क्या बोलोगे? डन सर। कब? आप लोगों की तरफ से क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हो गया। तो दोनों ही बंदों ने, हम लोगों ने आपस में क्या बना लिया? एग्रीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आपको ये ऑफर दे रहा था और आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या दोनों के बीच में कभी भी मन में ये आया कि आप लोग मेरे पार्टी में नहीं आए तो मैं केस कर दूंगा, या आप लोगों के मन में आया इसने पार्टी नहीं तो हम केस कर देंगे? आए एक बार को भी? लेकिन आप मेरे से मान लो एक 5 लाख रुपए का कोई सामान खरीद रहे हो, और आपके मन में तुरंत ही आया होगा कि कोई गड़बड़ होगी तो इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे? लीगल एक्शन ले लेंगे। आप 5 लाख का सामान खरीदो तो बिल मांगोगे या नहीं? तो फिर लीगल एक्शन के लिए ही तो मांग रहे हो बिल, या घर के अंदर रखने की आपको ज्यादा शौक चढ़ता है पेपरों को? नहीं, बिल इसलिए मांगते हैं कि सेफ्टी रहे, फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो हम इसके अगेंस्ट में जा सके। कुछ आ रहा है समझ? तो जब सोशल एग्रीमेंट हम लोग बना रहे होते हैं, तो सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती, नो इंटेंशन टू क्रिएट, की बात है भाई, हमारे आपस में कोई इंटेंशन है ही नहीं लीगल रिलेशन बनाने की, हम तो सिंपल एग्रीमेंट कर रहे हैं। वो एग्रीमेंट कौन सा है? सोशल। और जब इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने की, तो क्या बेटे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा?
जब एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ। तो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको? अब बेटे मेरे बिजनेस एग्रीमेंट की बात करते हैं। अब वही आपका और मेरा एक एग्रीमेंट हुआ, बिजनेस एग्रीमेंट। मान लो अरोड़ा जी जो बैठी हुई है, उनको मैंने कहा कि क्या आप मेरा लैपटॉप खरीदोगे 70,000 में, ठीक है, डिस्काउंट बेटे, ठीक है, 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हो। आपने कहा कि यस, आई विल बाय योर लैपटॉप फॉर ₹70,000। तो हमारे बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब यहां पर हम दोनों ही पार्टी की इंटेंशन है, इंटेंशन टू क्रिएट। और बेटे जब हम लीगल रिलेशन बना रहे हैं, एग्रीमेंट ये चीज पहले से ही है, तो क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? यस। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? यस। तो आपको एक बात बताऊं, यहां पर एक कंक्लूजन निकला है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। पहला आया, दोबारा से बोल रहा हूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, बट ऑल एग्रीमेंट आर, सोशल एग्रीमेंट आर, बिजनेस एग्रीमेंट आर। आया कुछ समझ? यहां पर एक कंक्लूजन आया, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, हाँ भाई। अरे, अरे तू बताना जहां मर्जी, साकेत चल ले, वही कर ले फिर। क्राउन इंटीरियर है ना? हाँ तो सही है, वो बदरपुर बॉर्डर पार करते हुए। कितने बजे का? सात नहीं, मैं भाई 6:45 पे घर पहुंचूंगा। और हमें कहीं भी जाने में मतलब 1 घंटा तो चाहिए, तू 8 का लगा के चल। चल ठीक है, वो कोशिश कर लेंगे। ठीक है, करेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर, ठीक है, सोशल एग्रीमेंट आर, और बिजनेस एग्रीमेंट आर। समझ में आ गया? आना जरा इधर। पहला पेज हमारा हो चुका है। दूसरा पेज है बेटे, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। यहां एक सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? नो इंटेंशन टू क्रिएट, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नो कॉन्ट्रैक्ट। यहां देखो एग्जांपल है, ए इनवाइट्स बी फॉर हिज सन्स, बी एक्सेप्ट द इनविटेशन, एंड दिस इज जस्ट एग्रीमेंट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहां पर कोई भी लीगल रिलेशनशिप बनाने का आपस में, सही है। अब बिजनेस एग्रीमेंट में क्या कहता है? इंटेंशन टू क्रिएट, एनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए ने ऑफर दिया, सेल इस कार टू बी फॉर ₹1 करोड़। कौन सी है बे गाड़ी 1 करोड़ में? टेस्ला तो नहीं? टेस्ला कितने की आती है? उससे भी सस्ती 1 करोड़ में कोई गाड़ी नहीं है। रोल्स रॉयस तो होगी 5-5 करोड़ की, वही वाली बेचने की बात हो गया। बी एक्सेप्ट द ऑफर, सपोज बी फेल्स टू पे द प्राइस, देन ए मस्ट फाइल सूट अगेंस्ट हिम बिकॉज दिस इज व्हाट। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमारा एक कंक्लूजन आता है बेटे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, बट ऑल एग्रीमेंट आर। समझ गए? किसी को कोई समस्या?
अब बेटे अगला पॉइंट चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट वो हमारा हो गया। अब फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट हमें कहता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में? आप ये लगा लो, इस यूनिट का ये क्रक्स है पूरा, इस पूरे के पूरे यूनिट का क्या है ये क्रक्स। मतलब ये यूनिट के अंदर आपको पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लगभग लगभग 70% पोर्शन शब्दों के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा। जितने फ्यूचर में हम लोग शब्द देखने वाले हैं वो सब यहीं से देखने वाले, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटे, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो आप लोग ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर ए आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। बेटे पहले तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे ना, क्रिएट करोगे। अगली प्रक्रिया कब होती, जैसे आप यहाँ पर पढ़ने कब आए थे, पहले पढ़ने आए और बाद में मैडम से बात करी, या पहले मैडम से बात की? घूमते घूमते गेट खोला, बैठ गए, मैडम ने बोला हुआ अंदर, अरे दाऊद के छोटे भाई तुमसे परमिशन तो ले ले। आई बात समझ? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के बाद अगली प्रक्रिया होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मेरे बेटे ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के। वो बाद में जो नोट्स आपने देखे ना, नोट्स में ये तीन लिखे हैं मैंने यहाँ पर, बट तीसरा वाला मैं आगे बताऊंगा। दो टाइप के हैं, एक है बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और एक है हमारा कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी से मोहब्बत हो जाए तो आपको अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करनी पड़ती है यहाँ पर जिसने करी हो कभी अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस? मम्मी से नहीं बेटे, सही है, बताएगा ही नहीं कोई कोई नहीं बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को वैसे बहुत सारी बार प्यार हुआ है लेकिन उन बहुत सारी बार में से एक बार की कोई बात बता देता हूँ। इसी कॉलेज में, सीबीएस बगल में ही है, इसी कॉलेज में कोई एक लड़की थी। अच्छा, वो मेरे को बड़ा पसंद करती थी, तो ये बात मुझे पता नहीं, मतलब होता है ना, बहुत पसंद करती थी, मुझे पता ही नहीं। अभी सुनना, अब थोड़ा टाइम मतलब बीता तो मेरे को भी थोड़ा बहुत हुआ, हाँ यार चल होना तो चाहिए ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब हम कैंटीन में बैठे हुए हैं, कैंटीन में बैठे हुए तो ऐसी कुछ कुछ बात हुई, तो कहीं घूमने जाने की बात हो गई। मैं कहा चलो, मैं कहा चलो दोस्तों, कह रही नहीं अकेले। अरे आपको क्या लगता है ये एक संकेत है या नहीं? भाई हम इतने सारे दोस्त हैं तो वहां पर हमें बोला जा रहा है किस चीज के लिए, अकेले के लिए। तो हम दोनों के बीच में ना तो उसने कभी मुझे प्रपोज किया, ना मैंने प्रपोज किया, बात आगे बढ़ गई नहीं। जो रिलेशनशिप में चीजें होती है वो सब सही है अभी सुनना, ना तो उसने प्रपोज किया ना मैंने किया, ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, तो हमारे बीच में क्या बात हुई, इम्प्लाइड मतलब जहां पर बोलने की और सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सप्रेस करते हो किसी और तरीके से। तो अभी एक्सप्रेस करवा के दिखाता हूँ। बेटा देखना,
हो गई? यस और नो? ओके, दिस इज इम्प्लाइड। समझ में आया? चलो जी, आगे बेटे। तो ये है हमारा कौन सा? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन जहां ना तो आप किसी को ऑफर देते हो और ना आपको उस ऑफर की क्या मिलती है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मोहब्बत तो हो गई बेटे। अब तूने बोला हो चाहे नहीं बोला हो, काम तो हो गया। समझ में आ रही बात? ये तो इम्प्लाइड की बात है, अभी इम्प्लाइड पे आगे जाऊंगा। पहले छोटा सा ये एक्सप्रेस है, इसको समझा दूं। बेटे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पार्टी एक दूसरे को या तो ओरली या तो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ओरली, अब देखो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनते हैं? ओरल। अब किसी बर्गर वाले के पास गए, बर्गर मांगा आपने, भैया एक बर्गर लगा देना, तो क्या स्टाम्प पेपर लेकर जाओगे साइन? तो उसके हाथ में चटनी लगी पड़ी है, साइन करेगा बर्गर बनाएगा या तुम्हारे उस पर साइन करेगा? ऐसे तो नहीं करोगे ना। सुबह दूध लेने जाते हो, डोलची सी लेके, सुबह से घर वाले भगाते हैं, जब दूध लेके आ निठल्ले, बोला है किसी को? जब दूध लेने जाते हैं तो वहां पर क्या लिख के आते हैं कि हमें 2 किलो दूध चाहिए, ऑफर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस दे। हाँ, लिख के दे, लिख के। ऐसे होता है कभी? अरे गुरुजी छोटा मोटा काम है, देना भाई ओरल वाली बात। सिंपल ओरल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जब होता है तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। बेटे आधे काम तो टेलीफोन पे हो रहे हैं आज की डेट में, हो रहे नहीं हो रहे? और राइटिंग मतलब किसी को आपने ईमेल कर दिया, लेटर के माध्यम से। कुछ आ रहा है समझ में? ये सब क्या है? दिस इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सप्रेस, मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस करके दिखा रहे हैं। अब बेटे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं इम्पोज्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ? भाई लॉ ने आपके ऊपर इसको थोप रखा है। इम्पोज मतलब होता है थोपना, कि आपके ऊपर ये इम्पोज्ड है कि चाहे आपके बीच में ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ या नहीं हुआ, आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, सारे एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। कभी किसी को तुम में से यहाँ पर कोई खोया हुआ सामान मिला है? किसी का मिला है भाई? क्या मिला था? फोन? क्या किया फोन का? फिर क्या दीपक, तो क्या तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन थी वो फोन वापस करना? नहीं। जनरली की बात कर रहा हूँ, कानून की बात नहीं कर रहा, फिलहाल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमें कोई सामान मिल जाए किसी का खोया हुआ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मुझे क्या मतलब? क्या सामान जिसका खोया उसने मुझे ऑफर थोड़ी दिया है कि भाई अपना मेरा सामान खोया हुआ है मुझे वापस दे दो? देता है कोई ऑफर? लेकिन ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं, अगर मुझे किसी का खोया हुआ सामान मिले तो मैं उसको क्या करूं? क्लियर है? रेलवे स्टेशन पे आओ, मान लो किसी गांव वाँव से आ रहे हो, और रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरते हो काफी सामान लेकर आ रहे हो, और जैसे ही उतरे तो कुछ लाल कपड़ों में लोग दिखते हैं आपको, यहाँ पर बिल्ला टाइप होता है, तो वो लाल कपड़ों में लोग आपके पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, और उनमें से एक ने आपका सामान उठा लिया। आपसे पूछा कि जनाब जाना कहाँ है, तो आपने बोला बाहर टैक्सी स्टैंड पर जाना है। तो वो बंदा प्लेटफॉर्म नंबर 16 की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक पहुंचा, फिर एक की सीढ़ियों से नीचे उतरा और टैक्सी स्टैंड पर गया, इतने भारी सामान को ले जाकर टैक्सी के सामने सामान रखा, और आपने उसको बोला थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे आदमी हो, आप ये मदद सबके लिए किया करो। तो आपको नहीं लगता कि वो लाल कपड़े वाला बंदा आपको वहीं दो लगाएगा? अब क्या बनता है आपका? वो लाल कपड़े वाले बंदों के आप क्या दोगे?
आप ये बोल रहे हो कि नहीं जी तूने तो मुझे ऑफर दिया ही नहीं, तू तो आया और मेरा सामान उठाकर चला गया, ये बोल सकते हो बेटा। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कुली ने अगर आपका सामान लिया है तो कुली के कपड़े ये बात बोल रहे हैं कि दैट वो कुली बंदा है। पहली बात आई समझ में। दूसरी बात, यहां से एक बस जा रही है, बस का नंबर है 534 और उस पर लिखा है आनंद विहार टर्मिनल, और आपको भी आनंद विहार जाना है। तो बस स्टैंड पे रुकी, पढ़े लिखे बंदे हो, समझदार आदमी हो, पहले भी कई बार गए हुए हो, तो क्या ड्राइवर से पूछोगे जाके, पहले भाग के आगे जाओगे, अंकल अंकल आनंद विहार जाएगी? अंकल कह रहा बंदा जाकर बैठ जाएगा। अच्छा बैठ गया बंदा जाकर, तो आजकल वो टिकट भी वो स्कैन से होती है, बंदे ने टिकट भी ले ली, और टिकट ले ली तो थोड़ी सी आंख लग गई, क्योंकि आनंद विहार बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 1 सवा घंटे का रास्ता। लग गई आंख। अब आंख खुला तो बड़ा बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इमारतें उसको नजर आ रही है। अच्छा आनंद विहार के आसपास का एरिया देखा कैसा है? जंगल साहब, नाले वाले हैं, स्लम एरिया है, उल्टे सीधे लोग मिल जाएंगे, लेकिन साफ सुथरा। जैसे आंख खोला, ये साफ सुथरी सी जगह कौन सी आ गई? तो ड्राइवर गुड़गांव ले गया था, डीएलएफ। डीएलएफ गए हो कभी? वहां से पूछो, बड़ा मजा आता है ना वो शीशे की बिल्डिंगों को देखकर, मोह आया बेटे मत पढ़ियो। ठीक है सुनना, ड्राइवर वहां लेके चला गया। अब आप उठे और आपने ड्राइवर को बोला कि भाई जा तो आनंद विहार रहे थे, तुम यहाँ कहाँ से बस लिया है? हाँ भाई, मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता मुझे। और उसकी कितने की? अच्छा, चल तू ले, यही कर ले साथ में, चल तू वहीं कर ले, मैं आ जाऊंगा जल्दी। मैं उसको बोल रहा हूँ फिर वो तारा आ जाएगी, और मेरा बैग तेरी गाड़ी में रख दे। ओके भाई, कर ले मेरा किशन। ठीक है बेटे, समझ में आया? तो अब ड्राइवर से आपने बोला कि भाई आपने यहाँ पर गलत, यहाँ तक गाड़ी क्यों वो करी? तो ड्राइवर कह रहा तू मुझसे पूछ के बैठा था। अब सोचो गुस्सा नहीं आएगा? यार ये क्या बात है, बस पे लिखा था, बस का काम है कि उस रूट पे जाना। तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो सुनना जी, आ गया भाई, ये रहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, तीसरा वाला मैं आपको बाद में मिसलेनियस में करवाऊंगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में यूज ऑफ वर्ड्स होता है या तो ओरल या तो जैसे वर्ड्स ऑफ माउथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेलीफोन, और रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लेटर, ईमेल, एसएमएस, आजकल व्हाट्सएप भी हो गया, सब निब्बा निब्बी इसी में लगे रहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है बेटे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नो यूज ऑफ वर्ड्स इम्पोज बाय लॉ। जैसे एक कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ मिस्टर एस टू बी कैरिड आउट द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय एस। एस ने अलाउ कर दिया, अब यहाँ पर एस पैसे उसको देगा सर्विस लेने के। यहाँ तक ओके? ठीक है बेटे, आज यही, नेक्स्ट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के आगे। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके।